नमस्कार। आज हमारे सामने जो नोट्स हैं वो पहली नज़र में शायद थोड़े बिखरे हुए लग सकते हैं। हाँ, एक तरफ उड़ीसी नृत्य की बात है तो दूसरी तरफ देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति। बिल्कुल। कहीं ओलंपिक के मेडल हैं तो कहीं संविधान की प्रस्तावना। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि ये अलग-अलग मोतियों को एक धागे में पिरोया जाए। और वो धागा है आधुनिक भारत की नींव। मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे कला, खेल, कानून और इतिहास की ये छोटी छोटी बातें मिलकर उस भारत की नींव रखती हैं जिसे हम आज जानते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये हमारी पहचान की बुनियाद के पत्थर हैं। तो फिर चलिए इन कमाल के नोट्स में गहरी डुबकी लगाते हैं। शुरुआत हमारी सांस्कृतिक नींव से करते हैं, यानी भारत की शानदार नृत्य परंपरा से। नोट्स में सबसे पहले जिक्र है ओडिसी नृत्य का, और इसमें 3 चीजें बताई गई हैं: त्रिभंग, मुद्रा और चौक। ये त्रिभंग मतलब शरीर का 3 हिस्सों में मुड़ना। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखता कैसे होगा असल में? इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही मुश्किल लेकिन उतनी ही सुंदर शारीरिक मुद्रा है। इसमें शरीर, गर्दन, कमर और घुटने से एक तरह से एस आकार में मुड़ जाता है। अच्छा। और यही ओडिसी को उसकी एक खास पहचान देता है। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हाँ, नोट्स में लिखा है 2री शताब्दी ईसा पूर्व की उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में इसके सबूत मिले हैं। सोचिए, पत्थर पर उकेरी मूर्तियों में ये मुद्रा मिलती है। मतलब ये कला 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 2500 साल! तो ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, ये तो एक जीती जागती विरासत है। हाँ, और इसमें एक आध्यात्मिक यात्रा भी है ना? शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मोक्ष से। हाँ, ये एक पूरी प्रार्थना की तरह है। मंगलाचरण से कलाकार वो धरती, गुरु और दर्शकों से आशीर्वाद लेता है। फिर नृत्य आगे बढ़ता है और अंत मोक्ष से होता है, जो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत में कला और अध्यात्म हमेशा से कितनी जुड़े हुए रहे हैं। और ये जुड़ाव सिर्फ उड़ीसी में नहीं है, नोट्स में केरल के मोहिनीअट्टम का भी जिक्र है। हाँ, मोहिनी का नृत्य। यानी भगवान विष्णु का वो स्त्री अवतार जो मन मोह ले। यहाँ कलाकार एक खास तरह की सफेद और सुनहरे बॉर्डर वाली कसावू साड़ी पहनती हैं। मतलब सादगी में भी कितनी भव्यता है। और हर नृत्य का अपना एक साहित्यिक आधार भी है। मोहिनीअट्टम का जिक्र 16वीं शताब्दी के ग्रंथ व्यवहार माला में मिलता है। अच्छा। तो मतलब ये कलाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि ये समाज की संस्कृति और साहित्य का एक जरूरी हिस्सा थीं। हाँ, चाहे वो केरल का कथकली हो या आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। बिल्कुल, ये सब हमारी सांस्कृतिक नींव की ईंटें हैं। संस्कृति की बात हो रही है तो त्योहारों को कैसे भूल सकते हैं। उज्जैन के सिंहस्थ मेले का जिक्र है जो हर 12 साल में लगता है। लेकिन इसके अलावा कई छोटे मतलब क्षेत्रीय त्योहारों की भी एक लिस्ट है, जैसे पंजाब में माघी और होला मोहल्ला या बिहार में सामा चकेवा। ये त्योहार इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये त्योहार उस इलाके के समाज और वहाँ के कृषि चक्र का आईना है। अच्छा। जैसे 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 माघी का त्योहार फसल कटने से जुड़ा है, तो होला मोहल्ला सिख समुदाय की मार्शल आर्ट परंपरा का प्रतीक है। ये सिर्फ छुट्टियां नहीं है, ये वो गोंद है जो समाज को एक साथ जोड़कर रखती हैं। और समाज को जोड़ने का काम तो संगीत भी करता है। बहुत खूब। नोट्स में कुछ देशभक्ति गानों की लिस्ट है। माँ तुझे सलाम, ए मेरे वतन के लोगों, तेरी मिट्टी। इन गानों में ऐसा क्या खास है कि ये आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं? मेरे ख्याल से ये गाने किसी एक पीढ़ी के लिए नहीं लिखे गए। ये उन भावनाओं को छूते हैं जो हर भारतीय महसूस करता है। देश के लिए प्यार, सैनिकों के लिए सम्मान, अपनी मिट्टी से जुड़ाव। हाँ, ए.आर. रहमान का संगीत हो या लता मंगेशकर की आवाज, ये गाने हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गए हैं। ये हमारी भावनात्मक नींव हैं। तो संस्कृति की इस मजबूत नींव के बाद अब उस मैदान की ओर चलते हैं जहां देश का सम्मान दांव पर लगता है। मेरा मतलब है खेल। चलिए, खेल की बात आती है तो ओलंपिक का जिक्र तो सबसे पहले होता है। नोट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। लेकिन वो 5 छल्ले जो ओलंपिक का प्रतीक हैं, वो 1920 में आए और मशाल की जो परंपरा है वो 1928 में शुरू हुई। मतलब ओलंपिक को भी अपना ये रूप लेने में थोड़ा वक्त लगा। और ये रूप आज भी बदल रहा है। 2024 के पेरिस ओलंपिक की थीम है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है,
पहली बार इसमें ब्रेक डांसिंग जैसा शहरी खेल शामिल किया जा रहा है। ब्रेक डांसिंग ओलंपिक में? हाँ, और नोट्स में एक और हैरान करने वाली बात लिखी है कि चीन की एक 11 साल की एथलीट इसमें हिस्सा ले रही है। 11 साल की? भारत की बात करें तो यहाँ एक दिलचस्प कहानी दिखती है। नोट्स में लिखा है कि भारत का पहला व्यक्तिगत मेडल केडी जाधव ने 1952 में जीता था। कुश्ती में? हाँ, कुश्ती में। लेकिन पहला सोना आने में 2008 तक का वक्त लग गया, अभिनव बिंद्रा के जरिए। 56 साल, इतना लंबा इंतजार क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी कई वजह थी। शुरुआती सालों में सुविधाओं की कमी, खिलाड़ियों को सही एक्सपोजर न मिलना, और शायद एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं भी अलग थीं। केडी जाधव का कांस्य और अभिनव बिंद्रा का स्वर्ण, ये दोनों पदक सिर्फ खेल की जीत नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और सामाजिक तरक्की की कहानी भी कहते हैं। ये दिखाते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हम कहां से कहां पहुंचे। और महिलाओं ने भी तो इस कहानी में अपनी जगह बनाई। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बिल्कुल, उन्होंने तो एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया होगा। और सिर्फ ओलंपिक ही नहीं, खेलों को चलाने वाली संस्थाओं की भी अपनी एक कहानी है। हाँ, दिलचस्प बात है कि बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। मतलब भारत में क्रिकेट को संगठित करने की कोशिश आजादी से काफी पहले शुरू हो गई थी। सही बात है। ये दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि उस दौर में एक राष्ट्रीय पहचान का जरिया भी बन रहा था। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब खेल और संस्थाएं साथ साथ विकसित हो रही थी। इसी तरह की एक और संस्था का जिक्र है जिसने भारत की आर्थिक तस्वीर बदल दी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी है। कैसे? उसकी जड़ें भी ब्रिटिश काल में हैं। पहले 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। 1921 में इन्हें मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। अच्छा, तो ये आजादी से पहले की बात है? हाँ, और आजादी के बाद 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। ये भारत की आर्थिक नींव रखने जैसा था, एक ऐसा बैंक बनाना जो देश के कोने कोने तक पहुंचे। तो चाहे क्रिकेट हो या बैंकिंग, इन सब को चलाने के लिए नियम और संस्थाएं बहुत जरूरी हैं। और जब बात पूरे देश को चलाने की आती है तो सबसे बड़ी नियम की किताब है हमारा संविधान। बिल्कुल। संविधान की बात करें तो नोट्स में सबसे पहले प्रस्तावना का जिक्र है। कहा गया है कि इसका विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। लेकिन इसकी जो सबसे शक्तिशाली लाइन है, हम भारत के लोग, वो तो पूरी तरह से हमारी अपनी है। हाँ, और ये लाइन ही सब कुछ कह देती है। ये कहती है कि संविधान हमें किसी राजा या बाहरी ताकत ने नहीं दिया, बल्कि हमने खुद को दिया है। शक्ति का स्रोत जनता है। यही हमारी लोकतांत्रिक नींव है। हाँ, और इसमें न्याय, स्वतंत्रता और समता जैसे आदर्शों की बात की गई है। लेकिन ये हमेशा से वैसी नहीं थी जैसी आज है। 1976 में इसमें पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये बहुत बड़ा बदलाव था और इसने एक बड़ी बहस को भी जन्म दिया। क्या सरकार संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है? इसी सवाल का जवाब 1973 के एक ऐतिहासिक केस में मिला, केशवानंद भारती केस। नोट्स में इसका जिक्र है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। तो क्या हुआ था इस केस में? ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा? इसे ऐसे समझिए कि आप एक घर को रेनोवेट कर सकते हैं, दीवारें रंग सकते हैं, कमरे बदल सकते हैं, लेकिन आप उसकी नींव नहीं हिला सकते। अच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान की नींव यानी उसके मूल सिद्धांतों जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता और कानून के राज को नहीं बदल सकती। वाह! ये फैसला आज भी भारत में सरकार की शक्तियों पर एक लगाम का काम करता है। मतलब इस एक फैसले ने हमारे लोकतंत्र की रक्षा की। तभी तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्मकुंडली कहा और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा। बिल्कुल, ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं बल्कि हमारे देश के वादे हैं। ये वो नींव हैं जिस पर हमारा पूरा गणतंत्र खड़ा है। संविधान के इस आधुनिक ढांचे से चलिए अब इतिहास की उन गलियों में चलते हैं जहां शासकों ने अपने अपने तरीके से शासन की नींव रखी थी। नोट्स में गुलाम वंश के शासक बलबन का जिक्र है। कहा जाता है कि वो बहुत सख्त था। उसने नवरोज उत्सव और सिजदा जैसी प्रथाएं शुरू की। ये सिजदा और पाबोस क्या था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बलबन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सुल्तान के पद की गरिमा को फिर से स्थापित करना, जो उसके पहले के शासकों के समय कम हो गई थी। अच्छा। इसलिए उसने ईरानी दरबार की नकल करते हुए कुछ कठोर नियम बनाए। सिजदा में दरबारी को सुल्तान के सामने जमीन पर लेटकर अभिवादन करना होता था। अच्छा। और पाबोस
में उसके कदम चूमने होते थे। तो ये सिर्फ सम्मान दिखाने का तरीका नहीं था? नहीं, ये एक राजनीतिक संदेश था कि सुल्तान की सत्ता दैवीय है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। उसने शासन की एक निरंकुश नींव रखी, जिसे सिकंदर-ए-सानी यानी दूसरा सिकंदर कहा जाता था। उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत मशहूर है। उसने ऐसा क्यों किया? अलाउद्दीन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वो एक बड़ी सेना रखना चाहता था ताकि मंगोल आक्रमणों से देश को बचा सके और अपना साम्राज्य भी फैला सके। तो सेना के लिए पैसे चाहिए थे? बिल्कुल, लेकिन बड़ी सेना का मतलब था बड़ा खर्च। इसलिए उसने एक अनोखा तरीका निकाला। उसने बाजार की हर चीज की कीमत तय कर दी, अनाज से लेकर घोड़ों और गुलामों तक। हर चीज की? हाँ, इससे वो अपने सैनिकों को कम वेतन में भी ज्यादा सामान खरीदने की क्षमता दे सका। ये एक तरह का आर्थिक प्रयोग था जो उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी था। और उसने सेना में भी कुछ सुधार किए थे। दाग और हुलिया प्रथा, ये क्या था? ये भ्रष्टाचार रोकने का एक तरीका था। दाग प्रथा में सेना के घोड़ों पर एक शाही निशान लगाया जाता था ताकि उन्हें बदला ना जा सके। अच्छा। और हुलिया प्रथा में हर सैनिक का पूरा हुलिया मतलब डिस्क्रिप्शन दर्ज किया जाता था ताकि कोई सैनिक अपनी जगह किसी और को न भेज दे। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि वो एक बहुत कुशल प्रशासक था जो एक व्यवस्थित शासन की नींव रखना चाहता था। हाँ, बिल्कुल। तो इतिहास से लेकर संविधान तक हमने देखा कि कैसे अलग-अलग दौर में भारत की नींव रखी गई। अब आखिर में कुछ ऐसी जानकारियों पर नजर डालते हैं जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और मापने में मदद करती हैं। हाँ, ये ज्ञान की नींव है। जैसे भूगोल में हिमालय को समझने का एक तरीका है उसे नदियों के आधार पर बांटना। अच्छा। जैसे सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय। ये वर्गीकरण हमें इस विशाल पर्वत श्रृंखला को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। और नदियों का जिक्र भी है, जैसे सतलज राकसताल से निकलती है और नर्मदा अमरकंटक से। ये जानना ऐसा है जैसे हम अपने देश की जीवन रेखाओं के स्रोत तक पहुंच रहे हों। सही बात है। और सिर्फ भूगोल ही नहीं, विज्ञान के कुछ तथ्य भी हैं, जैसे टेकोमीटर मोटरबोट की गति मापता है और एनेमोमीटर हवा का वेग। ये छोटे छोटे उपकरण हमारी दुनिया को मापने की कोशिशें हैं। और इसी तरह चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत हमें जीवन की उत्पत्ति को समझने की एक रूपरेखा देता है। या फिर पुरकिंजे का प्रोटोप्लाज्म शब्द जो कोशिका के जीवित पदार्थ को एक नाम देता है। ये सब ज्ञान की वो ईंटें हैं जिनसे विज्ञान की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं। तो ओडिसी नृत्य के त्रिभंग से लेकर संविधान के मूल ढांचे तक और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति से लेकर नदियों के उद्गम तक, इन नोट्स ने हमें दिखाया कि भारत की कहानी कई अलग अलग धागों से बुनी गई है। और हर धागे का अपना महत्व है। संस्कृति हमें जड़ें देती है, खेल हमें उम्मीद देते हैं, संविधान हमें अधिकार देता है और इतिहास हमें सबक देता है। बिल्कुल। ये सब मिलकर ही भारत की वो मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं जो इतनी विविध और गहरी है। आज की हमारी ये चर्चा उसी तस्वीर की एक झलक थी। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमने संविधान के मूल ढांचे की बात की, वो नींव जिसे बदला नहीं जा सकता। केशवानंद भारती केस ने तय किया कि लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता जैसे सिद्धांत इस नींव का हिस्सा हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज बदलता है, नई चुनौतियां सामने आती हैं। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इस मूल ढांचे का दायरा क्या होगा और कौन तय करेगा कि संविधान की आत्मा किन नए सिद्धांतों में बसती है।